नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास, 1 रुपए की डकैती, पार्ट 7। ठीक है, धन्नो कह देगी पाल से, लेकिन धन्नो की शर्त है। का तुम गांव जाकर माँ से धन्नो की सिफारिश करोगे कि वह धन्नो को बहू बना ले। ई तो हमने पहले ही सोच रखा है। सच? हाँ धन्नो, माँ भैया की शादी तोरे से ही करत। तूने तो धन्नो को खुश कर दिया देवर जी। धन्नो खुश हुई। हम जगमोहन जानता था धन्नो की बात खत्म होने वाली नहीं और उसका देर तक फोन करना ठीक नहीं। वह जल्दी से बात काट कर बोला, धन्नो तुम फौरन भैया से यह बात कह देत हो। अभी कहती है धन्नो, तुम चिंता मत करो, गांव में तुम्हारी माँ। धन्नो, जगमोहन ने जल्दी से कहा, मैं तुमसे फिर बात करत हो। जो हमने कहा वह तुम भैया से कह देत हो। बाय बाय धन्नो, माँ को लेकर हम जल्दी आवत है। इसके साथ ही जगमोहन ने रिसीवर रख दिया। दिल में कुछ हद तक चैन था कि धन्नो उसका मैसेज देवराज चौहान को बता देगी अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ न हुई तो। 5:30 का वक्त हो रहा था। देवराज चौहान अपने क्वार्टर में आकर नहा धो चुका था। आज उसकी आंखों में तीव्र चमक लहरा रही थी, इरादे दृढ़ नजर आ रहे थे। उसने क्वार्टर का दरवाजा भीतर से बंद किया और जगमोहन के लाए पीपी को खोलकर पिन्नियां निकाल निकाल कर बाहर रखने लगा। आधे से ज्यादा पीपा खाली होने पर नीचे कपड़े की थैली दिखाई दी। देवराज चौहान ने उस थैली को बाहर निकाला जो कि काफी भारी थी। बीच में औजारों के खड़कने की आवाज भी आई। देवराज चौहान पिन्नियां उठाकर वापस पीपे में रखने लगा। तभी बाहर से दरवाजा खटखटाया गया। देवराज चौहान ठिठका। भिजे होठों से उसने दरवाजे को देखा। पाल। दरवाजे पर पड़ने वाली थपथपाहट के साथ साथ धन्नो की आवाज भी आई। देवराज चौहान जल्दी से पिन्नियां पीपे में रखने लगा। खोलता हूँ, जल्दी खोलो, धन्नो कब की खड़ी है। देवराज चौहान ने पिन्नियां पीपे में डालकर उसका ढक्कन बंद किया और पीपे से निकाली कपड़े की थैली बाथरूम में दरवाजे के पीछे रखी और हाथ धोकर बाहर निकला। तब तक धन्नो 2 बार और दरवाजा थपथपा चुकी थी। देवराज चौहान ने दरवाजा खोला तो धन्नो पांव पटकती हुई भीतर आई। ये क्या बात हुई? धन्नो बाहर खड़ी दरवाजा थपथपाए जा रही है और तुम? कहते कहते धन्नो ठिठकी। कमरे में फैली खुशबू को सूंघा, फिर आंखें नचाकर कह उठी, तो यह बात है। अब समझ में आया कि दरवाजा क्यों बंद कर रखा था। देवराज चौहान खामोशी से कुर्सी पर जा बैठा। माँ की बनाई पिन्नियां खा रहे थे। कमरे में खुशबू भरी पड़ी है। तुमने सोचा कि कहीं धन्नो सारी पिन्नियां न खा जाए, इसलिए दरवाजा बंद कर रखा था। धन्नो कोई ऐसी वैसी नहीं है जो दूसरों की चीजें खाती फिरे। कोई दे तो धन्नो तब भी नहीं लेती। ले लो, सामने पीपा पड़ा है। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कुराहट उभरी। ठीक है, तुम कहते हो तो धन्नो ले लेती है, वैसे मन नहीं है। कहते हुए धन्नो आगे बढ़ी और पीपी का ढक्कन खोला तो धन्नो के होठों से निकला, अरे तुमने तो इतनी सारी पिन्नियां खा ली। जब तुम्हारा भाई आया था तब तो यह पूरा भरा हुआ था। पिन्नी खानों में धन्नो तुमसे हार ही जाए। धन्नो जरा धीरे धीरे खाती है। कहते हुए धन्नो ने पिन्नी उठाई और खाने लगी। पीपी के नीचे मौजूद तिजोरी खोलने के औजारों की कपड़े की थैली को निकाल लेने की वजह से पिन्नियां कुछ नीचे चली गई थी और धन्नो का ख्याल था पिन्नियां देवराज चौहान खा चुका है। पाल। देवराज चौहान ने उसे देखा। तुझे धन्नो कैसी लगती है? धन्नो ने अदा के साथ कहा। अच्छी लगती है। देवराज चौहान का स्वर शांत था। तो फिर धन्नो के सामने होने पर तुम मुंह क्यों फेर लेते हो? धन्नो को देखो ना। बरबस ही देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी। ये हुई ना बात। धन्नो खुश हो उठी। पाल, तुम ऐसे ही मुस्कुराया करो, तुम्हारा मुस्कुराना बहुत अच्छा लगता है। मैं चलती हूँ, थोड़ा सा काम पड़ा है, निपटाकर धन्नो फिर आती है। कहने के साथ ही धन्नो पलटने लगी कि ठिठक कर अपने आप से कह उठी, ये क्या बात हुई? धन्नो तो तुम्हारे पास कुछ कहने आई थी। क्या कहने आई थी? भूल गई ना धन्नो? तुझे कितनी बार कहा है कि काम की बात किया कर, फालतू बात। बड़बड़ाते हुए धन्नो ठिठकी और कह उठी, ओह हाँ, याद आया, तुम्हारे भाई का फोन आया था। देवराज चौहान फौरन सीधा होकर बैठ गया। किसका? भाई का, जो यह पिन्नियां लाया था। देवराज चौहान मन ही मन सतर्क हो उठा। कब?
4 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। अब धन्नो के पास घड़ी तो है नहीं कि तुम्हें फिक्स टाइम बता दे। 10-20 मिनट ऊपर कम भी हो सकते हैं। क्या कह रहा था? देवराज चौहान की आंखों में हल्की सी सिकुड़न पैदा हुई। धन्नो की समझ में तो कुछ नहीं आया। कहने लगा, भैया से पूछ लेना। हमने फिर कहा बता दे, लेकिन यही कहता रहा, भैया से पूछ लेना। अब धन्नो तो मैंने पूछा है, वह क्या कह रहा था? देवराज चौहान के स्थिर लहजे में हल्की सी तेजी थी। तुम बीच में क्यों बोल पड़ते हो? धन्नो वही तो बताने जा रही है। कह रहा था मौसम ठीक नहीं, हम निकले तो कार हमारे पीछे। बाकी सब ठीक है। अब तुम ही बताओ कि यह भी भला कोई बात हुई? ऐसी बातों को समझने की अकल तो धन्नो में है नहीं। तुम मतलब समझे? नहीं। देवराज चौहान का स्वर भावहीन था। हो गई ना गड़बड़। वह अगर धन्नो को मतलब बता देता तो समझ में आ गया होता ना। अब धन्नो तो चली, बहुत काम है। कहने के साथ ही धन्नो बाहर निकल गई। देवराज चौहान इस समय हद से ज्यादा सतर्क हो चुका था। जगमोहन का मैसेज बहुत कुछ कह रहा था। मौसम ठीक नहीं, यानी कि उसके यहाँ से निकलने पर मीर सिंह के किसी आदमी ने कार पर उसका पीछा किया। बाकी सब ठीक है, यानी कि उसने अपने पीछे लगी कार से पीछा छुड़ा लिया था। इन सब बातों से सिर्फ एक ही बात स्पष्ट झलक रही थी कि मीर सिंह को उस पर शक है। शक ही नहीं, पूरा यकीन है कि वह कोई गड़बड़ कर रहा है। तभी उसके आदमियों ने जगमोहन का पीछा करके उसके बारे में जानना चाहा। यह शक कैसे हुआ मीर सिंह को? क्या उससे कोई गलती हुई? नहीं, उसकी तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई। तो फिर देवराज चौहान का मस्तिष्क तेजी से दौड़ने लगा कि कहां पर क्या गड़बड़ हुई है। हर कदम सावधानी से उठाने पर भी कहां पर उसका कदम गलत पड़ा। लेकिन जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। मीर सिंह चावला को उस पर शक हो चुका है, बेशक वह कैसे भी हुआ। इस पर भी मीर सिंह उसे छूट दिए हुए है। यह और भी खतरनाक बात थी। क्या मीर सिंह जानता है कि वह देवराज चौहान है और उसके साथ खेल खेल रहा है? मीर सिंह जैसा खतरनाक इंसान उससे खेल खेलने का दम रखता भी था, लेकिन गड़बड़ कहाँ हुई? मीर सिंह को कैसा भी शक उस पर क्यों हुआ कि उससे मिलने आने वाले जगमोहन का पीछा किया गया? एकाएक देवराज चौहान की आंखों के सामने चमन लाल का चेहरा नाच उठा। चमन लाल ही जानता था कि वह नहीं बल्कि कोई और था। तो क्या चमन लाल दोगलापन दिखा गया? चमन लाल के अलावा तो उसका कोई भेद ही नहीं। इसका मतलब है कि बात निकली तो चमन लाल से ही निकली। देवराज चौहान शुरू से एक एक बात पर गौर करने लगा। पहले चमन लाल ने स्पष्ट तौर से उसे मीर सिंह के यहाँ लगवाने को मना कर दिया। उसके बाद वह मान गया। बहुत आसानी से वह मीर सिंह के बंगले में नौकरी पा गया, जबकि मीर सिंह के यहाँ नौकरी हासिल कर पाना आसान काम नहीं था। लेकिन मीर सिंह ने आसानी से उसे नौकरी दे दी। उसका पता भी नहीं पूछा, उसका गांव भी नहीं पूछा। किसी नए बंदे को नौकरी पर रखते समय जो जो बातें पूछी जाती हैं, उनमें से एक बात भी नहीं पूछी गई। देवराज चौहान के होठ भींच गए। यह सब बातें उसे पहले ही सोचकर समझ जाना चाहिए था कि मीर सिंह को उसके बारे में जानकारी है और वह उसके साथ खेल खेल रहा है। यानी कि चमन लाल डबल गेम खेल गया। एक तरफ से तो मीर सिंह का सगा बन गया उसे हकीकत बताकर, और दूसरी तरफ उससे 12 लाख झटक कर एक तरफ हट गया। जगमोहन उससे मिलने आया तो उसके बारे में जानने के लिए उसका पीछा किया गया। कल रात मीर सिंह बाहर गया। देवराज चौहान के होठ और भी सख्ती से भींच गए। मीर सिंह जानता था कि वह 1 रुपए की डकैती के लिए यहाँ आया है, और वह तभी हो सकती है जब वह तिजोरी तलाश कर ले। इसके लिए मीर सिंह कल रात जानबूझकर बाहर चला गया, और देवराज चौहान दावे के साथ कह सकता है कि कल रात मीर सिंह के बेडरूम में जब तिजोरी की तलाश कर रहा था, तब यकीनन उसे वीडियो कैमरे द्वारा स्क्रीन पर वॉच किया जा रहा होगा, और वॉच करने वाला अजीत मलिक के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। देवराज चौहान की आंखें सुलग उठी। मीर सिंह उसके साथ मौत का खेल खेल रहा था, और वक्त को देखते हुए उसे मौका देकर धीरे धीरे खेल को बढ़ावा भी दे रहा था कि उसका दिल लगा रहे। अब हालात उसके सामने काफी हद तक स्पष्ट हो गए थे कि आजाद होते हुए भी वह बंगले में कैदी है। अगर उसने बाहर जाने की चेष्टा की तो उसे गन के दम पर रोक लिया जाएगा। तब मीर सिंह खुलकर उसके सामने आएगा और मौत के खेल का अंत कर देगा। देवराज चौहान मीर सिंह की चाल को समझ गया था।
इसलिए मीर सिंह की चाल से बचकर उसे आगे बढ़ना होगा। इस बात का एहसास था उसे कि वह शेर की मान में है। एकाएक देवराज चौहान की आंखों के सामने चमन लाल का चेहरा नाच उठा, लेकिन चमन लाल का मामला बात का था। पहले उसे मीर सिंह से निपटना था और 1 रुपए की डकैती करनी थी। देवराज चौहान ने थैली खोली और बीच में हाथ डाला। सबसे पहले उसके उंगलियों से रिवॉल्वर टकराई, जिसे कि उसने कमीज के भीतर पैंट में फंसा लिया। फिर थैली में से औजारों को निकाल निकाल कर बाहर रखने लगा, जिनसे उसने तिजोरी खोलने की चेष्टा करनी थी। सर, अजीत मलिक ने कहा, मैंने उसका पीछा किया, लेकिन उसे अपना पीछा किए जाने का आभास हो गया था। वह मुझे धोखा देकर निकल भागा। मीर सिंह चावला के होठों पर जहरीली मुस्कान नाच उठी। काफी चालाक था वह। जी, तुम्हें उसके धोखे में नहीं आना चाहिए था। लापरवाही करने लगे हो आजकल। सर, वो मुझे सफाई में कुछ नहीं सुनना। मीर सिंह ने हाथ उठाकर सख्त स्वर में कहा, सब गार्ड्स को कह दो कि अगर वह दोबारा आए तो उसे पकड़ लिया जाए। लेकिन वह आएगा नहीं। क्यों सर? क्योंकि उसने इतना तो महसूस कर लिया होगा कि देवराज चौहान के साथ कोई गड़बड़ हो रही है, तभी तो उसका पीछा किया गया। मीर सिंह चावला ने एक एक शब्द चबाकर कहा, लेकिन एक बात उसे इस तरफ खींच सकती है कि देवराज चौहान को यह बताने के लिए कि वह खतरे में है। यस सर, आने वाली फ़ोन कॉल्स पर ध्यान रखना। देवराज चौहान को आगाह करने के लिए वह फ़ोन द्वारा चेष्टा कर सकता है कि शायद बंगले में काम करते समय गलती से वह फ़ोन उठा ले। यस सर। मीर सिंह चावला के चेहरे पर सख्ती नाच रही थी। मेरे ख्याल में अब यह खेल ज़्यादा लंबा नहीं चलना चाहिए। मीर सिंह की आवाज़ में खूंखारता आ गई थी। मैं समझा नहीं सर। देवराज चौहान का साथी पीपी में सामान देने के बहाने तिजोरी खोलने के औजार दे गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि उस तिजोरी को खोल पाना आसान नहीं। तिजोरी के चाबी वाले ताले को किसी प्रकार खोल भी लिया जाए तो कॉम्बिनेशन के नंबर सेट नहीं किया जा सकते। बहुत कठिन है उसे खोलना। मीर सिंह चावला ने पूर्वता लहजे में कहा, मुझे इस बात की परवाह नहीं कि वह तिजोरी खोल पाता है कि नहीं। चिंता तो मुझे औजारों के साथ आए रिवॉल्वर की है। वह रिवॉल्वर कभी भी मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकती है, मेरी मौत का कारण बन सकती है। लेकिन सर, क्या जरूरी है कि औजारों के साथ रिवॉल्वर भी हो सकता है कि मलिक। मीर सिंह ने सख्त निगाहों से उसे देखा। इस वक्त देवराज चौहान को जितनी जरूरत तिजोरी खोलने के लिए औजारों की है, उतनी ही जरूरत रिवॉल्वर की है। देवराज चौहान को अच्छी तरह इस बात का एहसास होगा कि तिजोरी खोलने के दौरान फंस गया तो तब रिवॉल्वर ही काम आएगी। अजीत मलिक खामोश रहा। अब मैं इस खेल को खत्म करना चाहता हूँ। जैसा आप कहें। मीर सिंह जब खेल खत्म करता है तो उसका अंदाज भी कुछ और ही होता है। मीर सिंह ने कड़वे स्वर में कहा, मैं नहीं चाहता कि देवराज चौहान उस वक्त का इंतजार करे जब मैं बाहर जाऊं। मैं आज ही बाहर चला जाता हूं, देवराज चौहान को दिखाने के लिए। समझे मलिक? जी, समझ गया। देवराज चौहान को रंगे हाथों पकड़ने का लुत्फ ही कुछ और होगा। कहने के साथ ही मीर सिंह चावला हौले से वहशी हंसी हंस पड़ा। मीर सिंह को बेवकूफ समझता है, गधा कहीं का। देवराज चौहान महसूस कर चुका था कि वह जाल में फंस चुका है। अब धीमी गति से चलने का कोई फायदा नहीं था। जो कुछ भी करना था अब उसे फौरन करना होगा। देर होना उसके लिए ही नुकसानदेह साबित हो सकता था। मीर सिंह कभी भी उसके सामने खुलकर आ सकता था। रिवॉल्वर और तिजोरी खोलने के औजार उसके कपड़ों में छिप चुके थे। बदन पर कमीज और पैंट थी। कमीज पैंट से बाहर थी ताकि पैंट में छिपा रखा सामान किसी को नजर ना आ सके। देवराज चौहान आज पूरी तरह हरकत में आने का फैसला कर चुका था। तिजोरी को खोलने का फैसला कर चुका था। इस समय शाम के 8 बजे थे। बाहर अंधेरा घिर चुका था। तभी धन्नो ने भीतर प्रवेश किया। क्या हाल है रे? धन्नो हाथ पाए चुन्नी पकड़कर हिलाते हुए बोली। देवराज चौहान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। कैसी लग रही हूँ मैं? धन्नो ने इठलाकर कहा। अच्छी, देवराज चौहान ने छोटा सा जवाब दिया। सिर्फ अच्छी? धन्नो इठलाई। बहुत अच्छी। यह बात हुई ना रे? धन्नो ने शर्माकर कहा। तू कितना अच्छा है। तुम्हें तो इस समय किचन में होना चाहिए था। यह वक्त। आज फिर छुट्टी। मालिक का किसी के यहाँ डिनर है। आज का खाना लक्ष्मण, मुरली और कन्हैया बनाएंगे। मैं तो खास तौर से मालिक का खाना ही बनाती हूँ। मालिक को धन्नो के हाथ का खाना ना मिले तो उनका पेट नहीं भरता।
क्या करूं, धन्नो खाना बनाती ही ऐसा है। मैं ठीक कह रही हूं ना प्यारे लाल? माँ से कह देना कि धन्नो का खाना खाकर मालिक गए। हाँ, अभी अभी गए हैं। डिनर से पहले पीने का प्रोग्राम है। मतलब कि उनकी वापसी होगी आधी रात को, वह भी नशे में धुत। जवाब में देवराज चौहान हौले से मुस्कुराया। तुम्हारा खाना कुछ देर बाद आएगा पाल, धन्नो खुद लेकर आएगी तुम्हारा खाना। धन्नो मुस्कुराई। अमूल का ढेर सारा देसी घी डालूंगी खाने में। मैं जाऊं अब? देवराज चौहान ने सहमति में सिर हिलाया। कभी तो रुकने के लिए, बैठने के लिए कह दिया कर रे। धन्नो चंचल स्वर में कह उठी। देवराज चौहान मुस्कुराया। अभी वक्त नहीं आया, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। एक बार कहकर तो देख, धन्नो चुन्नी हवा में लहराती हुई बोली। फौरन वक्त आ जाएगा। कहने के बाद धन्नो हंसी और पलटकर बाहर निकलती चली गई। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। उसकी सोचें मीर सिंह चावला के गिर्द घूम रही थी। मीर सिंह आज फिर बाहर गया था। अगर वह खेल खेल रहा है तो उसके लिए दाना फेंक गया है। बेडरूम खाली छोड़ गया है। हो सकता है उसकी सारी सोचें गलत हो, जगमोहन को गलती हुई हो, मीर सिंह उस पर शक न कर रहा हो। सच आज रात सामने आ जाएगा। अगर मीर सिंह खेल खेल रहा है तो आज रात तिजोरी खोलते हुए मीर सिंह वास्तव में उसके सामने आ जाएगा, क्योंकि बात जब तिजोरी खोलने तक पहुंच जाए तो वह चुप नहीं बैठ सकता। अगर मीर सिंह उसके बारे में कुछ नहीं जानता तो आज रात आराम से गुजर जाएगी। देवराज चौहान के होठ भिजे हुए थे, आंखों में सुर्ख शोले थे। वह दो तरफ से फंसा हुआ था। एक तरफ मीर सिंह था तो दूसरी तरफ उसके गार्ड। अगर वास्तव में मीर सिंह उसकी असलियत जान गया है तो? बापू, धन्नो ने क्वार्टर के भीतर प्रवेश करते हुए क्रोध भरे स्वर में कहा। तेरे को कल पाल से बात करनी थी मेरी शादी की, और तू घोड़े वाली पीकर घोड़े पर सवार। बनवारी सक पकाया सा कह उठा। बेटी, बनवारी अपने सिर के बालों पर हाथ फेरता हुआ बोला। रिश्ते नाते जोड़ना बच्चों का खेल नहीं है। बहुत कुछ करना पड़ता है। धीरे धीरे बात आगे बढ़ानी पड़ती है। और बापू, तेरी धीरे धीरे में तो धन्नो बूढ़ी हो जाएगी। हाँ, धन्नो ने मुंह बनाकर कहा। आज पाल खाली बैठा है। जाकर बात तय कर और कल धन्नो के फेरे करवाकर डोली पाल के क्वार्टर में भेज दे। यह मेरा मायका और बगल वाला क्वार्टर मेरा ससुराल। कल? बनवारी सक पकाया। इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? शादी के लिए तैयारियां करनी है, कपड़े खरीदने पड़ेंगे। और देख बापू, धन्नो समझाने वाले अंदाज में बोली, कपड़े वगैरह बाद में तैयार होते रहेंगे। मेरे पास जो कपड़े हैं उन्हें पहनकर ही फेरे ले लूंगी। तू फिक्र मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। पाल के पास जाकर मेरी शादी की बात कर। तेरे को नजर नहीं आता, धन्नो अब बड़ी हो गई है। ठीक है, कर लूंगा बात। कर लूंगा नहीं, बात आज ही करनी है। अभी? अभी? हाँ, अभी। नहीं तो धन्नो खाना नहीं खाएगी। हाँ, धन्नो ने मुंह बनाकर कहा। ठीक है बेटी, अभी बात कराता हूँ। बनवारी उठते हुए बोला। बात नहीं करनी, उसके मुंह से हाँ निकलवानी है। कल शादी हो जानी चाहिए। अगर वह न माना तो? तुमने उसके मुंह से हाँ निकलवानी ही है, ये धन्नो कहती है। सुना बापू? सुना, बनवारी ने मरे स्वर में कहा और बाहर निकलकर चंद कदम उठाने के बाद देवराज चौहान के क्वार्टर में प्रवेश कर गया। देवराज चौहान कुर्सी पर बैठा कश ले रहा था। क्या हाल है सुरेंद्रपाल? बनवारी गहरी सांस लेकर चारपाई पर बैठता हुआ बोला। ठीक हूँ, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। बेटे, मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ, तू ही मुझे उस मुसीबत से निकाल सकता है। देवराज चौहान ने बनवारी को देखा। बेटे पाल, धन्नो तेरे से शादी करना चाहती है। देवराज चौहान ने मन ही मन लंबी सांस ली। शादी ब्याह की बातें बड़े करते हैं, बच्चे नहीं। देवराज चौहान की आवाज़ स्थिर थी। मैं समझा नहीं। सप्ताह बाद मेरी माँ आ रही है, इस बारे में माँ से बात करना। बनवारी का चेहरा खुशी से खिल उठा। वह फौरन उठते हुए बोला। यह बात ठीक कही तूने, बड़ी बातें हैं, बड़े से ही होनी चाहिए। ठीक है बेटा, मैं तेरी माँ से बात कर लूँगा। कहते हुए बनवारी क्वार्टर से बाहर निकला और फिर अपने क्वार्टर में जा घुसा। धन्नो बेताबी से इंतजार कर रही थी। क्या हुआ बापू? वह कहता है हफ्ते भर में उसकी माँ गांव से आ रही है, शादी की बात वही करेगी। मतलब कि पाल को धन्नो के साथ शादी करने में कोई ऐतराज नहीं? धन्नो खुशी से उछल पड़ी। उसे कोई ऐतराज नहीं,
लेकिन हाँ तो माँ ही करेगी। धन्नो खुशी से उछल पड़ी। पाल, मेरे पाल, मेरा दूल्हा। बनवारी ने गहरी सांस ली और बैठते हुए एक तरफ रखी घोड़े वाली उठा ली। नौकरों की निगाहों में मीर सिंह चावला जा चुका था, जबकि कार बिना मीर सिंह को लिए गई थी। मोहनलाल कार ड्राइव कर रहा था और 5 गनमैन कार में बैठकर गए थे। मोहन को मीर सिंह का सख्त आदेश था कि उसकी वापसी रात 2 के बाद होनी चाहिए। असमंजस में तो सब थे, परंतु किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि कुछ पूछ सके। बाकी वे 7 में से 4 गनमैन मेन गेट पर खड़े थे। 3 बंगले के गिर्द राउंड लगा रहे थे। मीर सिंह और अजीत मलिक कंट्रोल रूम में बैठे थे। एक टीवी स्क्रीन को मीर सिंह के बेडरूम में सेट कर रखा था, जहां अंधेरा था, सिर्फ नाइट बल्ब ही ऑन था, इसलिए बेडरूम का नज़ारा बेहद धुंधला सा नजर आ रहा था, जबकि दूसरा टीवी बंगले के अन्य हिस्सों के दृश्य दर्शा रहा था। कंट्रोल रूम के मौजूदा 2 व्यक्ति अपने कमरे में बैठे थे। मीर सिंह की एक टक निगाह स्क्रीन पर नजर आ रहे अपने बेडरूम पर थी। उसके होंठ भिजे हुए थे, चेहरे पर सख्ती थी। रात के 10 बजने जा रहे थे। वहां छाई खामोशी को अजीत मलिक ने तोड़ा, जो दूसरी कुर्सी पर बैठा था। सर, यह भी तो हो सकता है कि आज रात देवराज चौहान कुछ न करे। मीर सिंह के जबड़ों में कसाव बराबर बना रहा। या फिर देवराज चौहान को आज खबर ही न मिली हो कि आप बंगले से बाहर चले गए हैं। उसे हर हाल में मालूम हो गया होगा। मीर सिंह ने सख्त स्वर में कहा, यहाँ देवराज चौहान आराम करने या सोने नहीं आया, काम करने आया है। वह मेरे बारे में पूरी खबर रखता होगा कि कब मैं आ रहा हूँ और कब जा रहा हूँ। देवराज चौहान की बंद आंखों को भी बंद समझने की भूल मत कर बैठना। इसके कारनामे मैं बरसों से सुनता आ रहा हूँ। बहुत चालाक इंसान है यह। इसका रिकॉर्ड है कि अधिकतर डकैतियाँ ही करता है और सफल रहता है। पुलिस से आज तक बचा हुआ है। मैं देवराज चौहान की इज्जत करता हूँ, लेकिन यह मीर सिंह के घर डकैती करने आ गया। बस यही भूल इससे हो गई, जो कि इसकी जिंदगी की आखिरी भूल होगी। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अजीत मलिक कुछ न कह सका। आज यह बेडरूम में तिजोरी खोलने जरूर आएगा। मीर सिंह ने भिजे दांतों से कहा, उस पीपे में लड्डू नहीं, तिजोरी खोलने वाले औजार थे और हर हार में रिवॉल्वर भी होगी। आप ठीक कह रहे हैं, मलिक के होठों से निकला। देवराज चौहान के पास रिवॉल्वर पहुंच चुकी है। किसी कारण मैं अब खेल को खत्म कर देना चाहता हूं। कहीं ऐसा न हो कि आने वाले वक्त में फंसा पाकर 2-4 को शूट कर दे। मीर सिंह की आवाज में क्रूरता के भाव आ गए। ऐसा हो गया तो मामला संभालना कठिन हो जाएगा। एक तो अपने आदमी गए, ऊपर से पुलिस की हर तरह से तसल्ली करानी पड़ेगी कि जो हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं, वरना कई पुलिस वाले तो पहले ही मुझसे खार खाए बैठे हैं कि मैं कानून के पंजे से क्यों बचा हुआ हूँ। वक्त बीतने लगा। मीर सिंह चावला और अजीत मलिक की निगाहें टीवी स्क्रीनों पर थी। सर, आपको भूख लगी हो तो खाने के लिए? नहीं, मीर सिंह ने उसकी बात काटी। विस्की की बोतल और गिलास ले आओ। जी, कहने के साथ ही मलिक उठा और बाहर निकल गया। अजीत मलिक विस्की की बोतल और गिलास ले आया। पैक बनाकर मीर सिंह को थमाया और दरवाजा फिर बंद हो गया। मीर सिंह चावला के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान नाच उठी। सर, मलिक जल्दी से बोला, वह आ गया लगता है। अगले ही पल टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे बेडरूम में पेंसिल टॉर्च रोशन हुई। रोशनी का छोटा सा गोला घूमता हुआ अलमारी के उन पल्लों पर जाकर ठहर गया था, जिसके भीतर तिजोरी थी और ऊपर किताबों की शेल्फ बनी हुई थी। मीर सिंह एकाएक कहर भरे स्वर में बोला, तिजोरी से कनेक्टिंग अलार्म बंद है ना? यस सर, वह तो मैंने आपके कहने पर कल से ही बंद कर रखा है, मलिक ने फौरन कहा। रोशनी का छोटा सा दायरा पल्लों के पास आकर रुक गया। फिर टीवी स्क्रीन पर पल्ले खुलते नजर आए। तिजोरी नजर आने लगी, क्योंकि तिजोरी के नीचे छोटे छोटे पहिए लगे थे। उसे खींचकर कहीं भी ले जाया जा सकता था। पेंसिल टॉर्च थामे व्यक्ति ने तिजोरी को खींचकर अलमारी के बाहर फर्श पर बिछे कालीन पर कर लिया। उसके बाद उस व्यक्ति ने पेंसिल टॉर्च को अपने दांतों में दबाया और कुछ पलों उपरांत रोशनी के दायरे में 2 हाथ नजर आने लगे। हाथ में पतली सी कोई तार थी, जिसे चाबी के होल में डालकर खास अंदाज में हिलाया जाने लगा था। मीर सिंह के होठों से क्रूरता भरी छोटी सी हंसी निकली। एक ही सांस में उसने गिलास खाली कर दिया। मलिक, मैं तुम्हें 2 मिनट का वक्त देता हूँ। इन 2 मिनटों में
3 गनमैन लेकर बेडरूम में जाओ और देवराज चौहान को घेरे में ले लो। अगर कोई गड़बड़ करे तो बेशक शूट कर दो। मीर सिंह की आवाज़ में वहशी भाव थे। यस सर, कहते हुए अजीत मलिक उठा और बाहर निकल गया। मीर सिंह चावला के चेहरे पर खतरनाक भाव नाच रहे थे। उसने डैशबोर्ड पर लगा एक बटन दबाया और छोटा सा माइक उठाकर टीवी स्क्रीन को देखते हुए सख्त स्वर में बोला, देवराज चौहान। तिजोरी खोलने की कोशिश में लगा वह चौंका। आवाज़ स्पष्ट उसके कानों में पड़ी थी। चौंकना तो तुम्हें था ही, क्योंकि जब कोई खेल में हारता है तो एक वक्त ऐसा आता है जब वो हताश हो जाता है, और तुम्हारा वह वक्त आ चुका है। लाइट जलाओ। बाईं तरफ की दीवार पर स्विच बोर्ड है। तिजोरी के पास बैठा देवराज चौहान खड़ा हो गया, पेंसिल टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ा और दीवार पर लगे स्विच बोर्ड के सारे बटन ऑन कर दिए। मीर सिंह का बेडरूम रोशनी से जगमगा उठा। साथ ही मीर सिंह का ठहाका देवराज चौहान के कानों में पड़ा। देवराज चौहान का सपाट चेहरा कठोर हो चुका था। उसकी निगाह चारों तरफ घूम रही थी। मुझे ढूंढ रहे हो? मीर सिंह ठहाका रोकते हुए कह उठा। हाँ, देवराज चौहान ने स्थिर लहजे में कहा। देखने की चेष्टा कर रहा हूँ कि अपने ही बिल में चूहा कहाँ छिपा हुआ है। मीर सिंह क्रूरता भरा ठहाका लगा उठा। शेर जब फंस जाता है तो इसी तरह दहाड़ता है। तुम्हारा कोई कसूर नहीं। देवराज चौहान, जो कभी फंसा न हो वह फंस जाए तो ऐसा ही कहेगा। मजा आ रहा है ना देवराज चौहान? मीर सिंह की निगाह टीवी स्क्रीन पर थी। टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे देवराज चौहान के होठों पर शांत मुस्कान उभरी। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं फंस गया? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा अपने फंसने का? मीर सिंह हंसा। अभी आ जाएगा। वैसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जिसे कोई बांध ना सका उसे मैंने गर्दन से पकड़ लिया। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान नाच रही थी। तुम्हारे पास हथियार है? हाँ, कहते हुए देवराज चौहान ने अपने कपड़ों से रिवॉल्वर निकालकर हाथों में ले ली। गुड, अब अच्छा यही होगा कि रिवॉल्वर को दूर फेंक दो। मेरे गनमैन तुम्हारे पास पहुंचने वाले हैं। तुम्हारे हाथ में रिवॉल्वर देखकर गलतफहमी में वह तुम्हें गोलियों से भून भी सकते हैं। देवराज चौहान ने बिना कुछ कहे रिवॉल्वर दूर उछाल दी। समझदार हो? मीर सिंह पुनः हंसा। बहुत ज्यादा समझदार हो। ठीक कहते हो मीर सिंह, देवराज चौहान ने मुस्कुराते स्वर में कहा। शायद मैं समझदार ही हूँ। तभी दरवाजा खुला और अजीत मलिक ने 3 गनमैनों के साथ भीतर प्रवेश किया। चारों के चेहरे पर दरिंदगी के भाव नाच रहे थे। देवराज चौहान अपनी जगह पर खड़ा रहा। मीर सिंह ने टीवी पर नजर आ रहे नज़ारे को देखते हुए कहा, यह कोई हरकत करने की चेष्टा करे तो शूट कर देना। कहने के साथ ही मीर सिंह ने माइक रखा और स्विच ऑन करके कंट्रोल रूम से बाहर आ गया। चेहरे पर वहशी मुस्कान नाच रही थी। देवराज चौहान कुर्सी पर बैठा था। 2 गनमैन पीछे की तरफ से उसके सिर पर खड़े थे और अजीत मलिक एक गनमैन के साथ सामने की तरफ 5 कदम दूरी पर मौजूद था। देवराज चौहान का चेहरा सपाट था। तभी मीर सिंह चावला ने भीतर प्रवेश किया। कैसे हो देवराज चौहान? मीर सिंह हंसते हुए कह उठा। अच्छा हूँ, देवराज चौहान ने स्थिर स्वर में कहा। फंदे में फंसकर कैसा लग रहा है? मीर सिंह कुर्सी पर बैठते हुए बोला। कम से कम बुरा महसूस नहीं हो रहा। देवराज चौहान मुस्कुराया। तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? डर क्यों लगेगा? तुम इंसान हो, हैवान तो नहीं, और इंसानों से डरना मैंने नहीं सीखा। कुछ ज़्यादा ही हिम्मत वाले हो, और जो मेरे जैसे इंसान से भी खौफ नहीं खा रहे। देवराज चौहान मुस्कुराकर रह गया। इसकी तलाशी ली? जी, मलिक सावधान स्वर में बोला। इसके पास कोई हथियार नहीं है। पैंट में फंसे कुछ औजार अवश्य निकले थे, जिन्हें तिजोरी के पास रख दिया है। मीर सिंह कुर्सी से उठा और तिजोरी के पास पहुंचा, जिसे पहियों के दम पर सरकाकर अलमारी से निकालकर खुले में कर रखा था। मीर सिंह ने औजारों पर निगाह मारी। तिजोरी नहीं खुली? मीर सिंह ने शांत स्वर में देवराज चौहान से पूछा। खोलने का मौका ही नहीं मिला। देवराज चौहान की पैनी निगाह मीर सिंह पर थी। मतलब कि मौका मिलता तो तिजोरी खोल लेते? मीर सिंह मुस्कुराया। शायद नहीं, तुम तिजोरी नहीं खोल सकते। इसे खोलने के लिए बहुत ही एक्सपर्ट तिजोरी चोर चाहिए। जबकि तुम योजनाबद्ध तरीके से डकैती तो कर सकते हो, लेकिन तिजोरी जैसी चीज को खोलने में एक्सपर्ट नहीं हो। देवराज चौहान के होठों पर अजीब सी मुस्कान फैल गई। मैं कई बार तिजोरियां खोल चुका हूं मीर सिंह, मानता हूं,
लेकिन उनमें से कोई भी तिजोरी ऐसी नहीं होगी। मीर सिंह की आवाज़ में विश्वास का भाव था। इस तिजोरी को मैंने खास तौर से अपने लिए बनवाया है। हो सकता है तुम्हारा कहना ठीक हो, लेकिन मेरा ख्याल था कि मैं इस तिजोरी को खोल सकता हूँ, लेकिन खोलने के लिए मुझे मुनासिब वक्त नहीं मिल पाया। मीर सिंह मुस्कुराया, सिगरेट सुलगाकर कुर्सी पर जा बैठा। तुम्हारा मतलब कि अगर तुम्हें मौका मिले, वक्त मिले, तो तिजोरी खोल सकते हो? जवाब में देवराज चौहान मुस्कुराया। ठीक है, मीर सिंह कहर भरे स्वर में कह उठा। इस खेल को खत्म नहीं करते, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मैं तुम्हें 24 घंटे देता हूँ। 24 घंटों में तुमने तिजोरी खोल ली तो मीर सिंह तुम्हें इज्जत के साथ बाहर तक छोड़ कर आएगा, नहीं तो अंजाम से तो वाकिफ होंगे ही। देवराज चौहान ने सहमति में सिर हिला दिया। लेकिन 24 घंटों के दौरान तुमने कोई गड़बड़ की तो तुम्हें फौरन शूट कर दिया जाएगा। देवराज चौहान ने पुनः सहमति में सिर हिलाया, फिर बोला, तुम्हें शुरू से ही मालूम था कि मैं कौन हूँ? हाँ, चमन लाल ने सब कुछ बताया होगा। देवराज चौहान का स्वर सपाट था। ऐसा ही समझ लो। मीर सिंह हंसा। चमन लाल मेरा वफादार कर्मचारी है। तुमने गलत बंदे को फंसाने की चेष्टा की। उसने मुझे सब कुछ बताया। नाम सुरेंद्र पाल बताया तो मैं तभी समझ गया कि जो भी चमन लाल से बात कर रहा है वह अपना नाम नकली बता रहा है, क्योंकि मीर सिंह की दहलीज में कदम रखने की हिम्मत अंडरवर्ल्ड का कोई खतरनाक मगरमच्छ ही कर सकता है। और देवराज चौहान से ज़्यादा खतरनाक मगरमच्छ कौन होगा? मेरे आदमी ने तुम्हारी तस्वीर ली जब तुम चमन लाल से मिल रहे थे, और तस्वीर देखते ही मैंने तुम्हें पहचान लिया। देवराज चौहान के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान उभर आई। मैं चाहता तो शुरू में ही तुम्हें साइड लगा सकता था, लेकिन देवराज चौहान जैसी शख्सियत के साथ तो मौत का खेल खेलने का मजा ही कुछ और है। मीर सिंह विशैले स्वर में हंसा। तेरे को जीने का एक मौका दिया देवराज चौहान। 24 घंटों में अगर तूने यह तिजोरी खोल दी तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा। यह मीर सिंह का वायदा है, वरना मौत तो तेरे खाते में जमा हो ही चुकी है। बोल, मंजूर? ठीक है। देवराज चौहान की आंखों में सर्द भाव नाच उठे थे। अब एक बात तो बता। क्या? जान हथेली पर रखकर तू शेर की मान में घुस आया, किस चीज के वास्ते? 1 रुपए के सिक्के की खातिर। देवराज चौहान के होठ पिंच गए। सिर्फ 1 रुपए की खातिर? मुझसे मांग लेता, वह तो मैं ही तेरे को दे देता। मीर सिंह हंसा। मीर सिंह, मुझे वह 1 रुपए का सिक्का चाहिए जो इस तिजोरी में बंद है। जिस सिक्के को तुमने जय किशन के बेटे मनोहर से 1 करोड़ रुपए में खरीदा था। तो तू भी जानता है सिक्के के बारे में सब कुछ, हंसा मीर सिंह। लेकिन यह नहीं जानता कि दोनों हालात में तेरी मौत होनी ही है। अगर सिक्का तेरी को मिल जाता तो बात जाति के आदमखोर लोग तेरी बोटी बोटी करके रख देते। सिक्का नहीं मिला, मेरे फंदे में फंस गया, तो तब भी मौत। फिर भी 24 घंटे के लिए तुझे मौका दिया। तिजोरी खोल लेता है तो जिंदगी बख्श दूंगा तेरी। देवराज चौहान के होठों पर सर्द मुस्कान उभरी। मीर सिंह, अगर जिंदगी लेना और देना तुम्हारे हाथ में होता तो अब तक आधी दुनिया खत्म हो चुकी होती। अब खेल ऊपर वाला खेलता है, हम तो। इस वक्त देवराज चौहान के लिए ऊपर वाला मैं ही हूँ। मीर सिंह चावला क्रूरता भरे स्वर में कह उठा। वक्त की कीमत को समझ, बर्बाद मत कर उसे। तिजोरी खेलना शुरू कर दे। इस समय रात के 12 बजे हैं। कल रात के 12 बजे तक तेरे पास जीने के लिए सांसें हैं। उसके बाद मीर सिंह तेरी सारी सांसें निकाल लेगा। देवराज चौहान के होठों पर सर्द मुस्कान उभरी। मीर सिंह ने भिजे दांतों से अजीत मलिक को देखा। 4 गनमैन हर वक्त इसे निशाने पर रखेंगे। जहां पर यह कोई चालाकी करे फौरन भून दिया जाए। अगर यह शराफत से तिजोरी खोलने में लगा रहे तो इसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखा जाए। कहने के साथ ही मीर सिंह ने वहशी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। मौत को सामने पाकर कैसा लग रहा है देवराज चौहान? हो सकता है इस तरह तुम पहले कभी न फंसे हो। मत भूलो मीर सिंह, तुमने मुझे 24 घंटे दिए हैं। देवराज चौहान सर्द स्वर में कह उठा। बहुत अच्छी तरह याद है मुझे। मीर सिंह गुर्राया। तो फिर यह भी याद रखो कि 24 घंटे बहुत होते हैं, जबकि सिर्फ 24 सेकंड में ही पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। देवराज चौहान ने पूर्वता लहजे में कहा। मीर सिंह वहशी ठहाका लगा उठा। मैं जानता हूँ, शेर खुद को पिंजरे में बंद पाकर दहाड़ रहा है।
लेकिन इन दहाड़ों से पिंजरा नहीं टूटने वाला। मलिक, अब यह तुम्हारे हवाले है। यस सर। देवराज चौहान के होठों पर बर्फ की तरह ठंडी मुस्कान छाई रही। बिल्कुल शांत माहौल था कमरे का। सुबह के 4 बज रहे थे। देवराज चौहान अपने औजारों के साथ तिजोरी का चाबी वाला लॉक खोलने पर लगा हुआ था। उसके खुलने के बाद ही कॉम्बिनेशन वाला लॉक खोला जा सकता था। लेकिन देवराज चौहान जानता था कि कॉम्बिनेशन वाला लॉक खोलने के लिए नंबरों को मिलाने के लिए ढेर सारा वक्त चाहिए। आधे घंटे में भी हो सकता था और 3 दिन भी लग सकते थे। मीर सिंह के लिए 24 घंटे में वह तिजोरी के दोनों ताले नहीं खोल पाएगा। देवराज चौहान इस बात से भली भांति वाकिफ था। औजारों की आहट ही वहां गूंज रही थी। अजीत मलिक दरवाजे के बीचों बीच कुर्सी बिछाए बैठा था। देवराज चौहान और उसके बीच कम से कम 15 फीट का फासला था। 2 गनमैन 20 फीट दूर कमरे की दीवार से टेक लगाए खड़े थे। एक गनमैन इन दोनों के सामने वाली दीवार से सटकर खड़ा था। चारों सावधान, सिर से पांव तक सतर्क थे। देवराज चौहान अगर एक पर झपटता तो दूसरी तरफ वाले उसे उड़ाकर रख देते। यानी हालात ऐसे थे कि देवराज चौहान किसी भी गनमैन पर काबू पाने की स्थिति में नहीं था। मीर सिंह चावला दूसरे बेडरूम में जाकर सो गया था। देवराज चौहान तिजोरी का ताला खोलने में सफल नहीं हो सका था। बाहर भोर का उजाला फैलना शुरू हो गया था। देवराज चौहान ने औजार रखकर मलिक को देखा। मलिक किसी कुत्ते की भांति सतर्क हो उठा। अब मैं नींद लेना चाहता हूँ, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।